हेलो नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर। फ्रेंड्स, आज अपन लेके आ गए हैं सीआरपीएफ का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है उसका 17 नंबर का वीडियो। तो अगर आपने इससे पहले के जो 16 वीडियो अपलोड किए हैं अगर वो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सब जो अपने वीडियोज़ अपलोड किए हैं उनके लिंक मिल जाएंगे। अगर वहाँ भी नहीं मिल रहे हैं तो आप एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिस यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें और उसके अंदर चैनल में जाके वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग अलग फार्मेकोलॉजी की अलग है, कम्युनिटी की अलग है, ओबीजी की अलग है, एमएसएन की अलग है, सीआरपीएफ की अलग है, वैकेंसी जो आई हुई है जॉब की अलग है, और जो कोई नोटिस आ रहा है स्पेशली नर्स को अपने को अवेयर करवाने के लिए कोई भी अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड उनका अलग है। तो वहाँ पे सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट डिवाइड की हुई है, वहाँ जाके आप है पुरानी वीडियो को देख सकते हो ताकि आपको पता चल सके एग्जाम पैटर्न कैसा है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसका प्रीवियस वीडियो यानी कल का जो वीडियो था उसके क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन रखा था अपन ने, उसकी बात कर लेते हैं आंसर की। तो क्वेश्चन था इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। फ्रेंड्स, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है, प्रेजेंट होता है? मोस्टली ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। सबसे पहले जब इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़नी स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहले यही क्वेश्चन अपने जो है सामने आता है कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर है इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए था उसका, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए। ओके, अभी फ्रेंड्स एक कमेंट आया था कि सर इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एम है, डी है, जी है और ई है। ये आगे जो ए एम डी ई जी लग रहा है ना, इनका मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स सरफेसली आपको एक बार वो यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए और एम डी ई और जी, इनका आपको सरफेसली एक बार मतलब बता देता हूँ। इतना बेस नहीं आता है कुछ एग्जाम के अंदर, फिर भी आपको जानकारी के लिए बता देते हैं। तो आप है इनको नोट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सही से लिख नहीं पाऊंगा, मैं बता सकता हूँ आपको। ए इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए का मतलब होता है अल्फा चेन। ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो एम है उसका मतलब होता है एम यू ई म्यू चेन। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स डी होता है उसका मतलब होता है डेल्टा चेन। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो ई होता है इसका मतलब होता है इप्सिलॉन चेन, EPSILON, इप्सिलॉन चेन। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो जी होता है इसका होता है गामा ग्लोबुलिन चेन। ये मतलब होता है इनका जो आगे ई जी डी ये लगता है ना इनका। ओके, तो ऐसा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम खराब करे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है, विद रेशनल डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट से लेकर एंड तक जुड़े रहना है और अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहना है। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना है वीडियो कैसा लगा, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, और इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देते हैं आपको। अभी मॉर्निंग के अंदर अपन ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसके अंदर ANM की जो है एडमिशन प्रोसेस जो है राजस्थान के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपका कोई रिलेटिव हो, भाई बंधु कोई भी हो, तो उनको है वो वीडियो शेयर कर दीजिए। आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। कोरोना के चलते सबको इस चीज़ का पता नहीं चलता। तो अपना 15 मिनट का वीडियो है, उसके अंदर अगर 15 मिनट देख लिया तो 16वें मिनट है आप दूसरे को गाइड करोगे कि भाई फॉर्म कैसे भरना है। आपके माइंड के अंदर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ओके, तो वहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म का कहाँ लिंक मिलेगा, कैसे भरना है, क्या साथ में अटैच करना है, कहाँ कहाँ भेजना है, कैसी लिस्ट रहेगी, कब सिलेक्शन होगा, कब ज्वाइनिंग मिलेगी, क्या रहेगा। ओके, तो वहाँ सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो नंबर 17 का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ए नर्स आइडेंटिफाई ट्रू लेबर एज अपोज्ड टू फॉल्स लेबर? फ्रेंड्स, अपने को है नर्स को क्या करना है, ट्रू लेबर को है फाइंड आउट करना है। तो ट्रू लेबर को कैसे फाइंड आउट करती है? फॉल्स लेबर की अपेक्षा ट्रू लेबर के अंदर स्पेसिफिक क्या देखने को मिलता है जिससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली? ऑप्शन ए है contraction occur immediately after the membrane rupture. Option B है cervical dilation is progressive. Option C है contraction progress only in sideline position. और option D है contraction stop when the client walk around. तो फ्रेंड्स यहाँ अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो आपको भी इस चीज़ का पता होगा कि जो सर्वाइकल डायलेशन होता है ये प्रोग्रेसिवली होता रहता है फ्रेंड्स। नहीं तो मूवमेंट करवाने से होता है, हाँ मूवमेंट करवाने से बढ़ जाता है, मान ली बात। पर ऐसे भी नहीं है कि मूवमेंट अगर नहीं कर रही है फीमेल, अगर अपन जो स्लीपिंग पोजीशन में है तो उसका सर्वाइकल डायलेशन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर एक्टिव लेबर होगा, ट्रू लेबर होगा, तो उसके अंदर सर्वाइकल डायलेशन है प्रोग्रेसिवली कंटिन्यू है, डायलेट होता रहेगा। आप जो
वॉक करवाओ पेशेंट को या स्लीप करवाओ, कोई उससे कोई मतलब नहीं है। वॉक करवाने से सर्वाइकल डायलेशन जल्दी फास्ट डायलेट होगा, जिसकी वजह से डिलीवरी थोड़ी फास्ट हो जाती है। और स्लीपिंग पोजीशन के अंदर पेशेंट रहता है तो उसके अंदर है स्लोली सर्वाइकल डायलेशन होने की वजह से डिलीवरी का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। ओके, और फीमेल है वो उससे लेथार्जी हो जाती है, थक जाती है, फैटीग हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा एफर्ट नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के टाइम में नहीं लगा पाती, तो डिलीवरी के अंदर जो है प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उनको वॉक करवा के फास्टली है डिलीवरी करवाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ राइट आंसर की बात करते हैं तो वो जाता है ट्रू लेबर पेन के अंदर क्या होता है, ट्रू लेबर के अंदर क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन है वो कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू प्रोग्रेसिवली कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहाँ ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which nursing action is most important while caring for a client after cardiac catheterization? फ्रेंड्स बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। आपको पता होगा कार्डियक कैथेटराइजेशन अगर किसी पेशेंट के किया हुआ है तो नर्स का एक्शन क्या रहता है, नर्सिंग ऑफिसर का क्या एक्शन रहता है। अगर आपके पास सोचो कोई क्लाइंट आया हुआ है, कोई पेशेंट है आपके अंडर में जिसको कार्डियक कैथेटराइजेशन है लगा हुआ है, तो आप जो क्या करोगे, इंपॉर्टेंट केयर क्या करोगे उसकी। ऑप्शन ए है मॉनिटर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एवरी 15 मिनट, ऑप्शन बी है प्रोवाइड रेस्ट, ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी है चेक द पल्स डिजिटल टू पंक्चर साइड। फ्रेंड्स यहाँ अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो वो जाता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कैसे फ्रेंड्स, क्या करते हैं इसके अंदर आपको रफली एक डायग्राम बना के बता देते हैं। ऐसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, है ना, ऐसे मत समझना। ये अपना हैंड है और यहाँ पे कार्डियक कैथेटराइजेशन यहाँ से किया हुआ है, ये साइड से, ठीक है, इस साइड से यहाँ से कैथेटराइजेशन किया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, चेक पल्स डिजिटल टू द पंक्चर साइड। फ्रेंड्स पंक्चर साइड तो ये हो गई ना, तो इसका डिजिटल ये प्रोक्सिमल साइड हो गया, क्योंकि बॉडी साइड के अंदर जिस नियर बाई बॉडी होता है वो प्रोक्सिमल होता है, दूर होता है जो बॉडी के वो डिजिटल होता है। तो यहाँ कैथेटराइजेशन लगा हुआ है, ये बोल रहा है चेक द पल्स डिजिटल टू द पंक्चर साइड। ये पंक्चर साइड है इसकी डिजिटल माने इस साइड के अंदर। यहाँ अपन है पल्स चेक करेंगे, पल्स नॉर्मल है कि नहीं है। अगर पल्स नॉर्मल है तो अपन ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैथेटराइजेशन लगने के बाद भी है आगे का जो पार्ट है डिजिटल पार्ट है उसको प्योरली ब्लड सप्लाई कंटिन्यू हो रही है, वहां पे कोई है दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अगर वहां पे डिजिटल पल्स अपने को फील नहीं हो रही है, नंबनेस है, कूलनेस है, या फिर वहां पे क्या है कलर जो है वो चेंज देखने को मिलता है, तो अपन ये सोच सकते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन जिस वेन आर्टरी से अपन ने जो पंक्चर किया है उस जो ब्लड सप्लाई कर रही थी डिजिटल पार्ट को वो पूरी तरह से इंपेयर्ड हो गई है, आगे के पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। अपने को तुरंत फास्ट एक्शन होता है, इन्फॉर्म करते हैं डॉक्टर को कि जो डिजिटल पार्ट है उसके अंदर पल्स फील नहीं हो रही है। तो अपन जो है मोस्ट कॉमनली पल्स चेक करते हैं डिजिटल पार्ट की, जिसके कार्डियक कैथेटराइजेशन जिस भी शेप पे ऊपर लगा हुआ है, जिस भी साइड के ऊपर लगा हुआ है, ये जरूरी नहीं कि हेड पे लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ राइट आंसर जाता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सॉरी, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कॉज वाटर शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। फ्रेंड्स आपका गजब का क्वेश्चन है, ये लगता है मेरे को सभी को पता होगा कि वाटर कहाँ शिफ्ट हो रहा है। फ्रेंड्स वाटर शिफ्ट हो रहा है सेल से प्लाज्मा के अंदर। आपको सेल से प्लाज्मा के अंदर वाटर शिफ्ट करवाना है तो कौन सा सॉल्यूशन देंगे। ऑप्शन ए हाइपरटोनिक, ऑप्शन बी है हाइपोटोनिक, ऑप्शन सी है एल्केलाइन, ऑप्शन डी है आइसोटोनिक। तो फ्रेंड्स आपको एक जनरली बता देते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर क्या रहता है कि ये फ्रेंड्स क्या होता है, जो अपनी जो ब्लड वेसल्स होती है, ये ब्लड वेसल्स है और ये है सराउंडिंग इसके सेल टिश्यू है। आप रफली समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, अगर एक बार थ्योरी आपकी नॉर्मल क्लियर हो गई तो भूलोगे नहीं बिल्कुल से। तो फ्रेंड्स ये ब्लड वेसल्स हो गई और ये अपने सेल टिश्यू जो है वो हो गए। तो इसके अंदर होता क्या है, ये बोल रहा है सेल टिश्यू के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड है, इसको इस ब्लड वेसल्स के अंदर लेके आना है ना। तो कौन सा सॉल्यूशन देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको एक छोटा सा ट्रिक के हिसाब से बता देता हूँ ताकि आपको है भविष्य में आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर मिस्टेक बिल्कुल से नहीं आएगी। केयरफुली सुनिए। तो फ्रेंड्स होता क्या है, हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हाइपर का तो सबको पता है ज्यादा होता है, हाइपरथर्मिया होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन होता है, बीपी बढ़ जाता है ना। तो ये बढ़ा हुआ है, हाइपर का मतलब होता है बढ़ा हुआ। टोनिक का मतलब ले लो इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स।
और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है फ्रेंड्स? फ्लूइड थोड़ी होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है कोई कंटेन होता है स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। ऐसे काउंट करो कि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कंटेन होता है और वो कंटेन बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ हाइपरटोनिक लगा रखा है। हाइपर माने ज्यादा, टोनिक यानी इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा हैं, तो अलग इलेक्ट्रोलाइट्स अपन आईवी देंगे तो सेल टिश्यू के अंदर तो देंगे नहीं, जाहिर सी बात है। अपन आईवी फ्लूइड लगाते हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही जाता है ना। तो यहाँ से अपन ने हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन दिया, हाइपरटोनिक यहाँ दिया फ्रेंड्स, केयरफुली सुनना, हाइपरटोनिक दिया तो हाइपरटोनिक के अंदर क्या थे? इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा थे, फ्लूइड कम था। तो फ्रेंड्स आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की एक अलग अलग इनकी जो होता है फंक्शन होते हैं। तो हाइपरटोनिक क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होने की वजह से ये वाटर को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगा, ताकि मैं जो मेरे अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स है इनको डिजोल्व कर लूं, है ना। ये ऐसे सोच के इधर से वाटर को खींचना स्टार्ट कर देता है। आउटर साइड जो होती है ना सेल टिश्यू से, वहां से अपनी तरफ खींचता है वाटर को और अपने अंदर समा लेता है, डाइल्यूट कर लेता है। हाइपरटोनिक ये काम करता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा हैं, उसको फ्लूइड चाहिए डाइल्यूट होने के लिए। ओके, ये होगी एक नॉर्मल सी बात। अभी आपको शब्द बताएंगे एग्जाम्पल, तो आपको है आराम से समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है। हाइपोटोनिक क्या करेगा? ये यहाँ का जो फ्लूइड है ना, बॉडी फ्लूइड है, सीरम है, ये ब्लड सीरम, ये क्या करता है? यहाँ से फ्लूइड को सेल टिश्यू के अंदर शिफ्ट करवाता है। हाइपोटोनिक कैसे करवाता है फ्रेंड्स? आपको बताते हैं। हाइपो यानी कम, टोनिक यानी इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स है कम। ये पता है कंपेरिजन किससे कर रहे हैं फ्रेंड्स? आपको ये लग रहा होगा हाँ हाइपोटोनिक मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स कम है, पर किसकी अपेक्षा कम है फ्रेंड्स? जो बॉडी के अंदर जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, अपन जो रिपोर्ट देखते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स काउंट करते हैं, उसी इलेक्ट्रोलाइट को कंपेरिज किया जाता है इस फ्लूइड के साथ में। तो उस फ्लूइड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हैं, और ये जो अपन फ्लूइड देंगे ना हाइपोटोनिक वाला, इसके अंदर है इलेक्ट्रोलाइट्स कम है कंपेयर टू जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल कंडीशन के अंदर हैं उसके। तो ये क्या करेगा? अपने मान के चलो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, आईवी फ्यूज कर दिया, तो ये क्या करेगा? इसके अंदर हाइपो यानी कम, टोनिक यानी इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर कम है, और जो नॉर्मल बॉडी के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोलाइट्स कम है ना, तो जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर तो ज्यादा होंगे, तो सेल टिश्यू के अंदर यहाँ पे फ्लूइड के अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा होंगे। तो वो सेल टिश्यू वाले इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेंगे? खुद को डाइल्यूट करने के लिए ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो फ्लूइड है ना उसको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देंगे, यानी ब्लड वेसल से लेके सेल की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, अपोजिट उसके, हाइपरटोनिक के अपोजिट। ओके, तो वो फ्लूइड क्या करता है? ब्लड वेसल से सेल टिश्यू के अंदर शिफ्ट करवा लेता है, हाइपोटोनिक। ओके, अभी बच गया अपना आइसोटोनिक। क्यों? तीन टाइप्स के फ्लूइड होते हैं। तो फ्रेंड्स आइसोटोनिक का क्या नेचर होता है? आइसो यानी आइसो में कोई डिफरेंस नहीं है, टोनिक यानी सेम, टोनिक इलेक्ट्रोलाइट्स, आइसो सेम, टोनिक इलेक्ट्रोलाइट्स सेम इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है वो, और जो सेल टिश्यू के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है वो, और जो अपन बाहर से फ्लूइड दे रहे हैं वो, इन तीनों का जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल होती है, जिसकी वजह से जो ये फ्लूइड अपन देते हैं अगर आइसोटोनिक, तो यही तो नए तो इस सेल टिश्यू के अंदर शिफ्ट होगा, और नई सेल टिश्यू के अंदर शिफ्ट फ्लूइड है इसको ब्लड कैपिलरीज के अंदर शिफ्ट करेगा। ये जहां से दिया, जैसे ब्लड कैपिलरीज के अंदर दिया, तो ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही सर्कुलेट रहता, घूमता रहेगा, जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको बढ़ाता है। तो अपन ने, आपने एक बात सोचा होगा कि जनरली अगर शॉक वाला, हेमरेज वाला पेशेंट अगर कोई इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आता होगा तो उसको कौन सा फ्लूइड देते होंगे फ्रेंड्स? उसको देते हैं, मोस्ट कॉमनली है आइसोटोनिक फ्लूइड दिया जाता है, क्योंकि उसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। हाइपरटोनिक देंगे तो ब्लड वॉल्यूम तो बढ़ेगा, पर जो सेल टिश्यू है वो श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि वो सेल टिश्यू का जो फ्लूइड है उसको अपनी तरफ खींचता है। अगर हाइपोटोनिक देंगे तो फ्लूइड वॉल्यूम वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है वो सेल टिश्यू के अंदर शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। आइसोटोनिक का एक मात्रा ऐसा फ्लूइड है जो अगर जैसा देंगे उस मात्रा के अंदर वहीं का वहीं रहेगा, नहीं तो अंदर जाएगा सेल टिश्यू के, नहीं सेल टिश्यू के अंदर से फ्लूइड को बाहर लेके आएगा। ये इसके अंदर कैपेसिटी होती है। आशा करते हैं आपको पूरा क्वेश्चन है अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनके भी है, स्पेशली अपने वीडियो तैयार कर लेंगे, आप टेंशन नहीं लेना। ओके, तो चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर लार्जेस्ट इन साइज। फ्रेंड्स थोड़े दिन पहले की बात है, अपन ने वीडियो डाला था, उसके अंदर शायद मैंने बाय मिस्टेक ये बोल दिया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स लार्जेस्ट साइज का कौन सा होता है, जी होता है क्या या फिर एम होता है, क्योंकि इनके अंदर है ना, दोनों के अंदर कंफ्यूज होती है। अभी तो नहीं हो रही, पर हो जाता है जल्दबाजी में जब पढ़ाते हैं ना तब हो जाता है बाय मिस्टेक, हमसे भी गलतियां होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो IgM होता है, ये होता है लार्जेस्ट साइज के अंदर,
साइज के अंदर बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इससे सेकंड वीडियो जो पीछे का था उसके अंदर बताया था ये पेंटामर टाइप साइज का होता है, पेंटामर होता है ऐसे करके कुछ, इसके स्ट्रक्चर के बहुत सारे ऐसे डिवाइडेशन होते हैं, पेंटामर होता है। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड्स, पेंटामर होने की वजह से इसका साइज है बहुत बड़ा होता है। बड़ा कितना होता है? तो बड़ा आपको बता देते हैं 7.5 to 9.6 लाख इंटरनेशनल यूनिट वगैरह इनकी जो इकाई होती है उसका ये साइज होता है 7.5 to 2.6 लाख। ओके, ये तो हो गया लार्जेस्ट साइज के अंदर हो गया एम। ओके, लार्जेस्ट साइज के अंदर हो गया एम। अब लार्जेस्ट नंबर के अंदर कौन सा होता है? वो होता है जी, जो कि ऑल ओवर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं उनका 75% कवर करता है अकेला जी। ओके, और जो 25% बच गई ये सब और जो है ना, ए है, एम है, डी है, ई है, ये सब है, ये 25% के अंदर से डिवाइड होते हैं। ओनली मात्र इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए जो जी है, गाबा ग्लोबुलिन्स जिसको बोलते हैं, वो 75% इम्यूनोग्लोबुलिन्स का पार्ट कवर करता है। तो यहाँ अगर राइट आंसर की बात करें लार्जेस्ट साइज के अंदर तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स एम जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग ऑफिसर केयरिंग फॉर ए लैरिंगोटोमी पेशेंट, व्हाट इज द प्रायोरिटी एक्शन टेक बाय नर्सिंग ऑफिसर। फ्रेंड्स नर्सिंग ऑफिसर है, केयर कर रहा है, किसकी केयर कर रहा है? लैरिंगोटोमी, लैरिंग्स है उसको ओपन किया गया है, उसको हटाया गया है, तो उसका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा नर्सिंग ऑफिसर का? ऑप्शन ए O2 स्टार्ट, ऑप्शन बी सक्शनिंग, ऑप्शन सी वॉइस थेरेपी और ऑप्शन डी है न्यूट्रिशन स्टेटस। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर राइट आंसर की बात करूं तो वो जाता है सक्शनिंग, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जाती है। क्यों फ्रेंड्स? अब आपको बताते हैं इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर सक्शनिंग क्यों जाती है। फ्रेंड्स इसके अंदर आपने सुना होगा लैरिंगोटोमी होती है, इसके अंदर लैरिंग्स को अगर निकाले हैं तो एक लैरिंजियल नर्व होती है, यहाँ पे आपने सुना हो कभी कि लैरिंजियल नर्व होती है, ये अपन स्वॉलोइंग वगैरह करते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर मान के चलो लैरिंगोटोमी किया और बाई मिस्टेक वो नर्व डैमेज हो गई, कट गई, निकल गई, हट गई, तो होगा क्या, वो स्वॉलोइंग कर नहीं पाएगा और वहाँ से जो लैरिंगोटोमी किया है तो जो ओपनिंग है वहाँ से जो फ्लूइड सीक्रेट होगा, ब्लड जो है सीक्रेट होगा, तो वो है डायरेक्ट अपने क्या है लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाके एस्पायरेट कॉज कर सकता है, न्यूमोनिया कॉज कर सकता है, एस्पायरेशन हो सकता है। इसलिए वहाँ पे सक्शनिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि है वो नर्व हो सकता है डैमेज हो तो बैक फ्लो जो है उसका फ्लूइड का वो नहीं कर पाएगा, उस नर्व की वजह से अपने कफिंग वगैरह होती है वो भी उसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है सिडेशन, अभी तक सिडेशन के अंदर हो, पेशेंट अनकॉन्शियस हो, उसको सिडेशन दिया हुआ है, या फिर वो नर्व डैमेज हो गई है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली है एक्सप्ले आउट उसको नहीं कर पाएगा, काफिंग नहीं कर पाएगा, कोई साइन एंड सिम्टम नहीं दिखा पाएगा, और वो फ्लूइड जो वहां से सीक्रेट होगा लैरिंगोटोमी साइड से, ब्लड है, फ्लूइड है, सीरम जो भी होगा, सीक्रेशन तो आते ही हैं, वो क्या करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा और न्यूमोनिया कॉज कर सकता है। तो उसको टाइम टू टाइम सक्शनिंग मोर इंपॉर्टेंट, बेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे रहती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेनाइटिस कंडीशन विच टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर एक्टिवेट। फ्रेंड रेनाइटिस के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स है मोस्ट कॉमनली एक्टिवेट होता है? तो पहले तो बात कर लेंगे ना रेनाइटिस की, तो आपका है यहीं पे गुत्थी खुल जाएगी कि यहाँ कौन सा इसका आंसर रहने वाला है। रेनाइटिस क्या होता है फ्रेंड्स? ये ऐसे इसको बोल सकते हैं कि जैसे नेजल म्यूकोसा है ना, या नेजल या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको रेनाइटिस बोल देते हैं। तो अपन ऐसे ही बोल दिया ना तो आप भी समझ जाओगे कि अच्छा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है, तो हो सकता है कोई एलर्जी कंडीशन हो, और एलर्जी कंडीशन के अंदर तो मोस्टली फ्रेंड्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स ई ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जिसके अंदर है इम्यूनोग्लोबुलिन्स ई, ये इसका राइट आंसर जाएगा। रेनाइटिस कंडीशन के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स ई सबसे पहले एक्टिवेट हो जाता है। चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स अल्फा। यहाँ पे उस दोस्त का जो मेरे फ्रेंड्स का आया था उसका यहाँ पे थोड़ा मिल रहा है कुछ ना कुछ, बाकी आपको सब बता दिया है। अल्फा का ए का मतलब अल्फा होता है, एम का म्यू होता है, ई का इप्सिलॉन होता है, डी का डेल्टा होता है, जी का गामा ग्लोबुलिन होता है। ओके,
तो वो आप है इस वीडियो को फर्स्ट में भी देख सकते हो, वहाँ मैंने थोड़ा रिटर्न के अंदर है कोशिश की है। तो नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स अल्फा होता है, उसका सीरम लेवल कितना होता है? ऑप्शन ए है 200 mg पर डेल, ऑप्शन बी है 120 mg पर डेल, ऑप्शन सी है 1000 mg पर डेल और ऑप्शन डी है 3 mg पर डेल। तो यहाँ अगर राइट आंसर की बात करूं तो वो जाता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 200 mg पर डीएल होता है नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए का जो है सीरम थेरेप्यूटिक लेवल होता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HELP सिंड्रोम? हेल्प सिंड्रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिनुरिया, elevated leukocytes and low platelets count. ऑप्शन बी है hemolysis, elevated lymphocytes and low platelets counts. ऑप्शन सी है hemolysis, elevated lipase enzyme and low platelet count. ऑप्शन डी है hemolysis, एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट्स काउंट्स। तो यहाँ फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सबको पता होगा क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, अपने थ्योरेटिकली है, अपने एकेडमिक जो कोर्स होता है कॉलेज टाइम के अंदर भी अपने देख लिया है। तो हीमोलाइसिस जो है एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट्स काउंट है, ये हेल्प सिंड्रोम की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। A nurse is caring for a client who has spontaneous abortion. For what complication the nurse should assess? फ्रेंड्स एक जो पर्सन आया है, एक क्लाइंट है अपने पास जो कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, यानी स्वतः है अबॉर्शन हो गया है उसका। फॉर वाट कॉम्प्लिकेशन नर्स शुड असेस? नर्सिंग ऑफिसर है वो सबसे पहले क्या चीज़ असेस करेगा? ऑप्शन ए है हेमरेज, ऑप्शन बी है डिहाइड्रेशन और ऑप्शन सी है सब इन्वोल्यूशन और ऑप्शन डी है डिहाइड्रेशन। तो यहाँ अगर राइट आंसर की बात करूँ तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि फ्रेंड्स सब स्पॉन्टेनियस हेमरेज हुआ है तो हो सकता है वहाँ पे ब्लीडिंग जो है कंट्रोल नहीं हो, उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अगर वहाँ पे ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगी तो हेमरेज की कंडीशन बढ़ेगी, तो उसके अंदर जो है हाइपोवोलीमिया, हाइपोटेंशन जैसी कंडीशंस है, वहाँ पे शॉक की कंडीशन हो सकती है। तो हेमरेज को नर्सिंग ऑफिसर सबसे पहले असेस करता है और उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो वो जाता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सबसे पहले है कॉम्प्लिकेशन असेस करेगा, वो करेगा हेमरेज का। चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वन हेवी चेन एंड टू लाइट चेन आर प्रेजेंट इन। वन हेवी चेन और टू लाइट चेन किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ऑप्शन ए है मोनोमर, ऑप्शन बी है पेंटामर, ऑप्शन सी है हेक्टामर और ऑप्शन डी है डाइमर। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट आंसर की बात करता हूँ तो हो जाता है डाइमर। डाइमर के अंदर क्या होता है? वन हेवी चेन होती है, ओके, वन हेवी चेन होती है और इसके अंदर क्या होता है? टू लाइट चेन होती है। ऐसे करके मैंने आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जो है स्ट्रक्चर बताई थी इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर कि मोनोमर कौन सा है, पेंटामर कौन सा है, डाइमर कौन सा है, वो आपने देखा होगा। तो आपका यहाँ पे आंसर राइट जाएगा। ओके, तो हेवी चेन है वो 1 है और लाइट चेन है वो 2 है, वो देखने को मिलता है डाइमर के अंदर। ऑप्शन जो है डी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये कि कुछ आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे थे अपन ने, जिसका है आपको आंसर दे देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो के जो क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर सबसे पहले दे देना। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन की। हाउ ऑफ्टन ओरल केयर बी मॉनिटर टू वेंटिलेटेड पेशेंट? फ्रेंड्स एक वेंटिलेटेड पेशेंट है, वेंटिलेशन के ऊपर एक पेशेंट है, तो उसकी ओरल केयर जो है नर्सिंग ऑफिसर कितने टाइम से करता है, कब करता है, ये आपको ऑप्शन देना है। ऑप्शन के अंदर ABCD आपको बिल्कुल से लिखना नहीं है। ऑप्शन के अंदर आपको ये लिखना है एवरी 7 to 9 हॉर्स, अबो 9 हॉर्स और एवरी 1 to 3 हॉर्स, और ऑप्शन डी है एवरी 4 to 6 आवर्स। आपको ये ऑप्शन लिखने हैं, कमेंट के अंदर है, कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं आपको तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो आपको है ABCD ना लिख के ये खुद ऑप्शन का नाम लिख देना कि पेशेंट है वेंटिलेशन पे हो तो इतने टाइम से उसको ओरल केयर प्रोवाइड की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा बता देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स लाइक तो कर ही दो, क्योंकि जितने व्यूअर आ रहे हैं उतना लाइक वहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, है ना।
तो आप लाइक कर दीजिए प्लीज़, और अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने यार वेली फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिए चैनल का लिंक, ताकि वो भी अपने साथ जुड़ें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग है लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी को जो है बेनिफिट हो। लाइव क्लास के अंदर मैंने कल भी बताया था, जो मेरे को नहीं आता वो आपको आता है, मैं सीखूंगा आपसे, आप सीखोगे मेरे से, ऐसा ही चलता रहेगा तो बहुत अच्छी अपनी जो है तैयारी हो जाएगी। जितने फ्रेंड्स ज़्यादा जुड़ेंगे उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि हो सकता है जो आपके फ्रेंड्स को आता हो वो अपने को नहीं आता हो, तो वो क्वेश्चन करेंगे, हम बताएंगे या देखेंगे, तो वो अपने सब की है एक क्वेश्चन है क्लियर होगा। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को एग्री कीजिए कि जल्दी से लाइव क्लास स्टार्ट करवा देते हैं। ओके फ्रेंड, तो थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। आप वह अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।